हेलो दोस्तों। मैं राहुल सिंह आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हमारा इतिहास का सिलसिला सोशल स्टडीज़ में, सोशल साइंस में इतिहास का सिलसिला बिहार बोर्ड के लिए 10th के लिए चल चुका है, और दो जो चैप्टर्स हैं उसको मैंने पढ़ा कर अच्छे से लेक्चर और सारी चीज़ें करके और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके सामने रख दिया है। जितना पॉसिबिलिटीज़ था मैंने अपने से मेहनत करके रख दिया है। अब आपका काम है कि उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ऑब्जेक्टिव्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब जो आज हम लोग का लेक्चर होने जा रहा है वो इतिहास का, हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर होने जा रहा है, जो कि उसी सिलसिले को, जो कि आज तक जो दो चैप्टर्स में राष्ट्रवाद के बारे में या राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में, जो कि यूरोप से राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ा, जैसे कि रूस में जो क्रांतियां हुई, बोल्शेविक क्रांति से लेकर सब कुछ हमने पढ़ा। वैसा ही तीसरा चैप्टर भी उसी उसी संबंधित है, क्योंकि यूरोप से जो लहर चल पड़ी है राष्ट्रवाद की, वो अब धीरे धीरे कहाँ पहुंच चुकी है, हिंद चीन मतलब एशिया पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे बात करेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरह से फैला और किस तरह से हिंद चीन के लोगों ने अपने अपनी अधीनता को या अपनी जो पराधीनता थी, मतलब जिस जो लोग गुलाम मतलब हिंद चीन के लोग जो गुलाम थे, उन्होंने अपनी बेड़ियों को किस तरह से औपनिवेशिक शक्तियों से काटा और उनसे दूर हुए और अपने आप को एक गणतंत्र और एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। बात इस लेक्चर में यही होगी कि हिंद चीन किस तरह से गुलाम बना और फ्रांस का प्रभुत्व किस तरह से स्थापित हुआ। उसके अलावा जब फ्रांस धीरे धीरे यहाँ से अलग होने लगा, फिर अमेरिका ने किस तरह से हस्तक्षेप किया और साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच किस तरह का टकराव बढ़ता चला गया। अब इस चीज पे बात करने के लिए हमें सबसे पहले हिंद चीन जो क्षेत्र है उसका इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे पहले तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चीज को बखूबी कर लेते हो, अगर उस मैप को अगर आप देख लेते हो और मैप के आसपास की चीजों को देख लेते हो, तो आपको ज्यादातर कहानियां जो है बहुत ज्यादा बोरिंग या मतलब कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती। सबसे पहले आपको, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैप बता दूं, हिंद चीन क्षेत्र का परिचय बता दूं। तो हिंद चीन क्षेत्र का परिचय बताने की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा कि जो हिंद चीन का क्षेत्र है वो 3 देशों से मिलकर बना था। कौन कौन सा? एक अपना हो गया, दिख रहा होगा आपको, वियतनाम। कौन सा? एक वियतनाम हो गया, एक लाओस हो गया और एक हो गया आपका कंबोडिया। ये 3 क्षेत्र वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर ही क्या बना है? हिंद चीन का क्षेत्र बना है। अभी इस पे हम बाद में बात करेंगे कि हिंद, अब जब इसका नाम ही वियतनाम, लाओस और कंबोडिया है तो ऐसा ही रहना चाहिए था, हिंद चीन का क्षेत्र क्यों बोला गया, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए इसका पूरा जो तीनों का मिलाकर जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और जो इसकी चौहद्दी की बात करते हैं, मतलब कि चारों चारों दिशा में क्या क्या क्षेत्र हैं उसकी बात करते हैं, तो जो आप बात करोगे हिंद चीन क्षेत्र के जो दक्षिण में बात करोगे, आप यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे है आपका चीन सागर। कौन सा सागर? चीन सागर। उसके अगर उत्तर की बात करते हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा म्यांमार की जो बाउंड्री है और चाइना की जो बाउंड्री है, ये दोनों बाउंड्रीज क्या है? उत्तर में मौजूद है। उसके अलावा जो हिंद चीन के क्षेत्र के पश्चिम का जो इलाका है, पश्चिम का इलाका सिर्फ और सिर्फ क्या है? म्यांमार क्षेत्र जुड़ा हुआ है। और पूर्व में तो आपको दिख रहा होगा, पूर्व में आपके कोई एक और देश होगा जो कि आपको दिखेगा, आप मैप में देखोगे तो। बात इतनी सी है कि अगर आप इतना जान लेते हो कि कहाँ का ये क्षेत्र है, एशिया का क्षेत्र आपको दिख जाएगा, क्योंकि चीन सागर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे म्यांमार आपको दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एशिया का ही क्षेत्र है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जो बात होती है कि हिंद चीन क्षेत्र पर, हिंद चीन क्षेत्र को हिंद चीन ही क्यों कहा जाए, या हिंद चीन क्षेत्र पर किस तरह से चीनियों और भारतीयों का किस तरह से क्या प्रभुत्व था पहले, ठीक है? तो बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कहाँ की? वियतनाम की। और वियतनाम में सबसे पहले आपको दिखेगा तोंगकीन और अन्नाम क्षेत्र। जो ये वियतनाम है इसका ये 2 क्षेत्र है, क्या नाम है इसका? तोंगकीन और अन्नाम, जिसपे कि चाइना का मतलब चीन का प्रभुत्व हमेशा से रहा, शुरू से ही प्रभुत्व रहा। और हमेशा वहां पे नए नए जो वंशज है, जो नए नए डायनेस्टीज है, वहां पे हमेशा क्या करते रहे? रूल करते रहे, शासन करते रहे। ठीक है, अब रूल करते रहे, ऑब्वियस सी बात है, संघर्ष जारी रहा, रूल करते रहे। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है लाओस कंबोडिया, और लाओस और कंबोडिया का जो क्षेत्र है उस पर भारतीयों का जो है, भारतीय संस्कृति का, एक तरह से भारतीयों का डायरेक्ट प्रभाव नहीं लेकिन भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा।
उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखता है, आपको उदाहरण दिखता है जब आप देखते हो कि 4वीं शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई और कंबुज भारतीय संस्कृति का केंद्र था। किस तरह से भाई? क्योंकि उसका एग्जाम्पल दिखता है, उसका उदाहरण दिखता है आपको कि 12वीं शताब्दी में, कब? 12वीं शताब्दी में राजा राज सूर्यवर्मा द्वितीय जो थे वो वहां पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। एक तो आपको नाम से भी पता चल जाएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय, ऑब्वियस सी बात है, किसका नाम है, कैसा नाम है? भारतीय, भारतीय जैसा नाम प्रतीत हो रहा है। तो सूर्यवर्मा द्वितीय वहां पे राज कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया था, अंकोर वाट मंदिर। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट मंदिर। यहाँ पे मुझे मंदिर भी दिखाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। अंकोर वाट मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और उसको किसने बनवाया था? 12वीं शताब्दी में। किसने? सूर्यवर्मा द्वितीय ने। 16वीं शताब्दी में कंबुज का पतन होता है और इस तरह से हम देखते हैं कि कंबुज जो है भारत के कब्जे में, मतलब कंबोडिया और लाओस का जो क्षेत्र था उस पे किसका कब्जा था? या मतलब कब्जा नहीं, एक तरह से सांस्कृतिक प्रभाव जो था किसका था? भारतीय, भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। और वियतनाम में आप तुर्किन और अन्नाम में किसका देखते हैं? चाइना का प्रभाव। बस इन्हीं सब चीजों को लेके हम कह सकते हैं, हम इसका नाम जो, इस क्षेत्र का नाम जो पड़ा है वो हिंद चीन क्षेत्र है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों पर हिंद का मतलब कि भारत का, ठीक है, हिंद नाम था भारत का पहले, तो हिंद का प्रभाव है और कुछ क्षेत्रों पर किसका है? चाइना का प्रभाव। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अपने अगली कड़ी पे चलते हैं इस लेक्चर के, कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा राज नहीं है कि 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था। 16वीं शताब्दी में करीब करीब जो यूरोपीय कंपनीज थी वो कहीं ना कहीं एशिया की तरफ क्या कर चुकी थी? रुख कर चुकी थी। और उनका जो क्रम है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली यहां पर आए एशिया में, ठीक है। उसके बाद कौन आया भाई? उसके बाद आए अपने डच, उसके बाद कौन आए? इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश, और उसके बाद फ्रांसीसी लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे बात होगी जो हिंद चीन में क्षेत्र में बात जो होगी वो फ्रांसीसी प्रभुत्व की ही बात होगी, क्योंकि फ्रांसीसी लास्ट में आए। और इसका एक बहुत ही प्रमुख कारण था कि फ्रांसीसी लास्ट में आए तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि वो भारत पर कब्जा कर सके या मतलब कि किसी और क्षेत्र पर कब्जा कर सकें। इनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो हिंद चीन क्षेत्र पर क्या कर दें? कब्जा कर लें और वहीं से क्या करें? अपने व्यापार को बढ़ाएं। क्योंकि जितनी भी व्यापारिक कंपनीज हैं, जितनी भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनीज जितनी भी आई थी वो ईस्ट की तरफ, मतलब कि इसीलिए उनका नाम पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट की तरफ जितनी भी कंपनी आई थी वो सब सारे का एक ही मकसद था कि कहीं ना कहीं हमको क्या करना है? अपने व्यापार को बढ़ाना है, अपने कच्चे माल को यहां से ले जाना है और वहां से तैयार माल को क्या करना है? एक बाजार ढूंढना है और बेचना है। और एशिया जो है बहुत बड़ा बाजार था इन सब वस्तुओं को क्या करने के लिए? बेचने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया कि फ्रांसीसी इसीलिए आए थे, चाहे चाहे जो भी कंपनी जो आई थी इसी के लिए आई थी। लेकिन फ्रांसीसियों के पास मजबूरी थी कि उनका क्या था कि यहाँ पे इनको रुचि लेना ही था, क्योंकि इनका सबसे पहले आप देखते हो कि प्रारंभिक उद्देश्य था डच एवं ब्रिटिश कंपनियों को व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना, इनका सबसे प्रथम उद्देश्य। उसके बाद सुरक्षात्मक आधार के रूप में हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा था इनको, फ्रांसीसियों को, क्योंकि हम यहाँ पे क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। उसके अलावा औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी और बाजार भी था यहाँ पे हिंद चीन में। और लास्टली कि पिछड़े समाजों को सभ्य बनाना और विकसित यूरोपीय राज्यों को स्वघोषित दायित्व था। ठीक है ना। ये यूरोपीय जो आए थे ना, जो यूरोपियंस आए थे यहाँ पे, जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, चाहे यूरोपियंस लोग आए थे, उनको लगता था ना कि यहाँ के लोग जो है एशिया के लोग हैं, चाहे हिंद चीन के हों, चाहे भारत के हों, चाहे कहीं के भी हों, उनको लगता था कि हम ही लोग सभ्य हैं और ये लोग क्या हैं? गंवार हैं। ठीक है, इनको लगता था कि सभ्य बनाना जो है, इनको जो एजुकेटेड बनाना, सभ्य बनाना, इनका ही क्या है? जिम्मेवारी है। तो ये भी एक भ्रम था इनका कि ईसाइयत को फैलाना, चाहे मतलब अपने एजुकेशन को फैलाना, इनको लगता था कि हम ही क्या है? सबसे गुणवत्तापूर्ण आदमी है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे आए और यहाँ पे आते के साथ 1747 ईस्वी में फ्रांस का अन्नाम में क्या हुआ? रुचि हुआ, मतलब उस पर कब्जा करने की कोशिश की। 1787, उसके बाद क्या देखते हो आप? 40 साल बाद देखते हो कि कोचीन चीन के साथ संधि का मौका मिला इनको, मतलब कि कोचीन चीन कहीं ना कहीं इनके साथ चला गया। और 1862 ईस्वी में कोचीन चीन, 1863 ईस्वी में कंबोडिया, 1884 में अन्नाम और 1904 में, राष्ट्रीय 1904 में लाओस पर भी क्या किया? फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। मतलब एक तरह से पूरे हिंद चीन क्षेत्र पर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से इलाके हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इन तीनों क्षेत्रों पर, इन सारे क्षेत्रों पर किसका कब्जा हो गया? राष्ट्रीय 1904 होते होते में फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। अब 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की जो है अधीनता में आ गया। अब ऐसी बातें हुई तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे जब फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया हिंद चीन क्षेत्र पर,
तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी क्या की होंगी, प्रताड़नाएं, मतलब कि बहुत सारे गलत काम भी किए होंगे, नकारात्मक प्रभाव डाला होगा उस क्षेत्र पर, और कुछ उसके साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। ठीक है, तो नकारात्मक प्रभाव की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा नकारात्मक ही रहा इस क्षेत्र पर। नकारात्मक कार्य में सबसे पहले इन्होंने प्रारंभिक शोषण प्रारंभ किया, कहां से, नगरों और बंदरगाहों से। उसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना स्टार्ट। सबसे पहले इन्होंने किस पे कब्जा किया, बंदरगाहों पर कब्जा किया, वहां पे मतलब शुल्क देना बंद कर दिया, ये कर दिया, और अपने फ्री तरीके से क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। उसके अलावा इन्होंने किसानों का शोषण स्टार्ट किया। वही किसानों का शोषण किस तरह से हो सकता है, किसानों का शोषण एक ही तरह से होता है कि उन पे क्या कर दिया जाए, करों का बोझ लाद दिया जाए। ठीक है, चाहे कैसे भी फसल हो, उनको बोला जाए कि इतना आपको क्या करना है, कर देना ही देना है। इसके अलावा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के तहत मजदूरी कराई गई। एक तरह से ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था भी बंधुआ मजदूरी की तरह था। बंधुआ मजदूरी समझते हैं आप, बंधुआ मजदूरी का मतलब यही है कि किसी को बिना पैसे के, बिना वेजेस के, बिना वेतन के क्या कराना, मजदूरी कराना। ठीक है, तो ये चीज कहां स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा स्टार्ट हुआ। आम लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाने लगा, समझ रहे हैं, शिक्षा से, जो वहां का लोकल लैंग्वेज था, जो लोकल लैंग्वेज में बच्चे शिक्षा ले रहे थे, उनको क्या कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, और उनको बोला गया अंग्रेजी में या फ्रांसीसी में क्या कीजिए, आप शिक्षा लीजिए। देखिए, अब तक पारंपरिक और चीनी भाषा में शिक्षा कर रहे लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा क्या किया जाने लगा, दिया जाने लगा। अब अचानक से कोई हमारे पास आ जाए और बोले कि फ्रांसीसी भाषा में आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, तो हमें कितनी दिक्कत होगी। मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा को चौपट कर रहे हो, युवाओं को क्या कर रहे हो, आप बर्बाद करो ताकि वो मजदूरी करें। ठीक है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में आपके लग जाए। उसके अलावा विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया और फ्रांसीसी शोषण की पराकाष्ठा तक पहुंच गई। इसके अलावा मैंने बोला सकारात्मक कार्य भी कुछ थे। सकारात्मक कार्य में कुछ यही था कि सबसे पहले फ्रांसीसियों ने सिंचाई का, मतलब कि किसानों पर, मतलब खेती पर ध्यान दिया। खेती में मतलब कि थोड़ा आधुनिकीकरण कर दिया, थोड़ा सिंचाई का प्रबंध कर दिया, और उसका ही परिणाम था कि थोड़ा सा हिंद चीन में जो है चावल का जो है प्रोडक्शन, जो है उत्पादन बहुत बढ़िया रहा। और कहीं ना कहीं 2 या 3 नंबर पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 2 या 3 नंबर पे उस समय क्या चला गया था, हिंद चीन पूरा चावल के उत्पादन में उस नंबर पे पहुंच गया था। ये चीज थोड़ा सकारात्मक हुआ। उसके अलावा थोड़ा सा सड़क का जाल बिछ गया। अब सड़क का जाल बिछ जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंद चीन का ये कर रहे थे, विकास करना चाह रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए जो है वो ये चीज कर रहे थे। जैसे कि अपने इंडिया में भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने तो बहुत कुछ कर दिया, अंग्रेजों ने तो रेल ला दिया, ये अरे भाई, अंग्रेजों ने रेल अपने लिए लाया था। जो रेलगाड़ी का ये हुआ था 1853 में, तो वो अपने लिए लाए थे। ऐसा थोड़ी ना था कि हम लोगों के लिए लाए थे, भारतीयों के लिए लाए थे। वो अपना माल ढुलाई के लिए, कच्चे माल को ये यहाँ से वहां सप्लाई करने के लिए, बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये किया था। ठीक है, भले फायदा हम लोग को हो गया, वो बात अलग है। इसी तरह हिंद चीन में भी फ्रांसीसियों का ये योगदान रहा थोड़ा बहुत। बाकी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब इतना सारा नकारात्मक चीज होने लगेगा, जब सारे लोग क्या हो जाएंगे, क्षुब्ध हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर से क्या होता रहेगा, उबाल आता रहेगा। और उबाल आता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, माहौल बन गया किस चीज का, हिंद चीन में फ्रांसीसियों के प्रति क्या होने लगा, अब धीरे धीरे राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। वियतनाम का शुरुआती संघर्ष की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम आता है, उनका नाम है, बहुत ही रोचक नाम है, फान बोई चाउ। ठीक है, फान बोई चाउ करके एक व्यक्ति हैं जो कि इस आंदोलन को, इस राष्ट्रवाद को हिंद चीन में क्या करते हैं, आग देते हैं शुरू में। ठीक है, मतलब पेट्रोल डालते हैं उसमें, और पेट्रोल डालते ही दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करते हैं, जिसके नेता बनाते हैं हुआंग दे को। किसको, हुआंग दे को। फान बोई चाउ गठन करते हैं किसका, दुई तान होई का। कोई किसी को अध्यक्ष बनाना पड़ेगा ना, किसी को नेता बनाना पड़ेगा ना उसका, तो वही नेता बनाया इन्होंने हुआंग दे को। और उन्होंने एक किताब भी लिखी, बहुत ही फेमस बुक है वियतनाम की हिस्ट्री के लिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। ठीक है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। इस नाम से ही जान सकते हो कि ऐसा इतिहास जो कि क्या बताए, लॉस बताए, मतलब वियतनाम कैसे खो गया, इसी चीज के बारे में उन्होंने लिखा। उसके अलावा 1905 में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था हमने रूसी क्रांति में कि 1905 में जब रूस जापान का युद्ध हुआ था, जापान ने किसको हरा दिया, रसिया को हरा दिया। एक जापान छोटा सा देश जिसने रसिया को हरा दिया, तो इससे भी बहुत देशों को, बहुत सारे उपनिवेशिक देशों को क्या मिला, शक्ति मिली। और उनको लगा कि कहीं ना कहीं हम भी क्या कर सकते हैं, औपनिवेशिक शक्तियों से लड़ सकते हैं और अपने देश को क्या करा सकते हैं, आजाद कर सकते हैं। तो यहां से भी कहीं ना कहीं बल मिला किसको, हिंद चीन के राष्ट्रीयता के सफर को। उसके अलावा सन्यात सेन, सन्यात सेन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है चाइना के।
चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन में सन्यास सेन का बहुत बड़ा मतलब कि योगदान है। जिस तरह से यहाँ पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या मतलब पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, इसी तरह से कहा क्यों कौन चाइना में सन्यास सेन का बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाने में और चाइना को आजाद कराने में। ठीक है, तो ये चीज है कि सन्यास सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन जैसे ही हुआ, उससे भी बढ़ावा मिला किसको, पूरे छात्र आंदोलन को, मतलब यहाँ पे भी हिंद चीन में भी। और हिंद चीन में जैसे ही ये चीजें हुई वैसे ही छात्रों द्वारा वियतनाम क्वान फोक होई मतलब वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो चीजें चल रही थी, ठीक है ना, 1905 में वो चीज हुआ रूस जापान युद्ध। उसके अलावा 1914 में क्या हो गया आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया 1914 से 18 के बीच। अब प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ तो जितने भी मित्र राष्ट्र के जो देश थे, फ्रांस किधर से लड़ रहा था, मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था। मैंने ऑब्जेक्टिव में बोला है, आपको बताया है कौन कौन से देश थे। तो इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो फ्रांस भी क्या था, इस युद्ध में शामिल था। अब इस युद्ध में शामिल था फ्रांस, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, हिंद चीन को भी घसीटेगा। और हिंद चीन को घसीटेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों को क्या होगी, तकलीफ होगी, महंगाई बढ़ेगी, तकलीफें होंगी, किसानों का शोषण होगा, मजदूरों का शोषण होगा, युवाओं का शोषण होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हिंद चीन लोगों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ और 1914 ईस्वी में देशभक्तों द्वारा एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल गठन करके विद्रोह किया गया। अब ये चीज हो ही रहा था, तभी विद्रोह पश्चात कुछ सुधार जरूर, पर जनता संतुष्ट नहीं हुई और तभी एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी का जन्म होता है हिंद चीन में। ठीक है, जो सबसे पहले क्रांतिकारी अपने समझ में आता है फान बोईचाओ, और उसके बाद जो है बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं हो ची मिन, इनका नाम है। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई क्विक, हिंद चीन में जो भाषा बोली जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, वियतनामी भाषा के अकॉर्डिंग न्यूगन आई क्विक, जिनका नाम है हिंदी में हो ची मिन, उन्होंने एक वियतनामी छात्र का पेरिस में ही क्या किया, साम्यवादी गुट बनाया। साम्यवादी गुट बनाते ही वो संघर्ष स्टार्ट कर देते हैं, संघर्ष स्टार्ट करते हैं और 10 साल बाद करीब करीब 1930 ईस्वी में हो ची मिन द्वारा क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रवादी बिखरे हुए राष्ट्रवादी जो थे उनको एकजुट करके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से किस चीज का समर्थन करती रही है, साम्यवाद का, समाजवाद का। ठीक है, तो उसी तरह हो ची मिन भी किस चीज का समर्थन करेंगे, समाजवाद का। ठीक है, समाजवाद का समर्थन करना स्टार्ट किया और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की हो ची मिन ने, कहां पे, हिंद चीन में। और 1920 के दशक की विश्वव्यापी मंदी का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान और बेरोजगारी भी चरम पर पहुंच गई। 1930 में याद रखिएगा, 1929-30 में जिस तरह का हालात करीब करीब अभी भी बने हुए हैं, अभी भी वर्तमान में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है पूरा विश्व, उसी तरह से हिंद चीन मतलब पूरा विश्व जो था 1929-30 में भी आर्थिक मंदी के दौर से, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था और सारा देश जो था, पूरा विश्व क्या था, तबाह था। और इसी बीच वहां पे बेरोजगारी बढ़ी, कहां पे, हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ी और पूरा जनता जो है कहां आ गई भाई, रोड पर। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा इसके लिए दमन चक्र चलाया गया और जनता अंदर ही अंदर क्या होने लगी, ज्वालामुखी के समान क्या होने लगी, खोलने लगी। ऐसा ही कुछ हुआ था वहां पे भी बोल्शेविक क्रांति में, जो मैं पिछले चैप्टर पढ़ा रहा था। हर जगह ऐसा ही होता है कि भाई कुछ कारण बनेगा, बेरोजगारी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, किसानों के साथ शोषण होगा, मजदूरों के साथ शोषण होगा, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रवाद का सफर स्टार्ट होगा और कोई एक आएगा, एक ऐसा नेता आएगा जो कि इस आंदोलन को कहां पहुंचाएगा, अपने चरम पर पहुंचाएगा। और उसी का काम कर रहे हैं कौन, हो ची मिन। और सरकार के पास और कोई उपाय नहीं रह सकता है, जितना वो कुचलेगी, जितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार दिखाएगी, उतना ही जनता क्या करेगी, उनको दूर भगाने की कोशिश करेगी, उनसे हेट करेगी, उनसे घृणा करेगी। ठीक है, अब चीजें अब चल ही रही थी, धीरे धीरे चीजें चल रही थी, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध भी आ गया। कब, 1939 ईस्वी में। कब, 1939 ईस्वी में स्टार्ट होता है द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, हिटलर का जिद और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, और 1939 से 45 तक ये युद्ध चला। और उसी बीच में क्या हुआ कि जो 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से क्या हो गया, हार गया। अब देखिए कितना बड़ा उलटफेर है कि जर्मनी से कौन हारा, फ्रांस हारा। ठीक है, अब जर्मनी से जैसे ही फ्रांस हारता है क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ेगा तो हिंद चीन में भी क्या होगा, इसका दबदबा जो है कमजोर पड़ जाएगा। और दबदबा कमजोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है हिंद चीन क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर, मतलब हो ची मिन को क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, अब फ्रांस पे दबाव बना सकते हैं। इसी बीच थोड़ा सा एक और थोड़ा सा खेल होता है कि जो जर्मनी हराता है फ्रांस को, वो चाहता है कि हिंद चीन पर क्या कर लें, हम कब्जा कर लें। और दो तरह की सरकार, द्वैध शासन सरकार चलने लगती है। कैसे भाई द्वैध शासन, कि फ्रांस एक मुखौटे की तरह, मतलब आगे मुखौटा किसका रहता है, फ्रांस का, और पीछे से जर्मनी क्या बोलता है, जो हुक्म देता है वो फ्रांस करता है वहां पे हिंद चीन में। तो यही होता है कि मौके का लाभ उठाते हुए अंततः
हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं द्वारा एक वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया गया। छापामार युद्ध नीति या गुरिल्ला युद्ध इस तरह से, एक तरह से यही है कि रह रह के क्या करना, अटैक करना और फिर क्या हो जाना, छिप जाना। ठीक है, मतलब कि बिल से निकलना, एक बार फिर से मतलब कि दुश्मनों पर हमला करना, दुश्मनों पर हमला करके क्या कर देना, फिर अपने बिल में घुस जाना, उनको पता भी न चले कौन आके और कौन मार के चला गया। कभी कभी होता है, आपके दोस्तों में भी होता होगा कि आप लोग अंधा तापी जो होता है कि एक ही बार आता है कोई, पीछे से क्या कर लेता है, आंख बंद कर लेता है और सभी चारों तरफ से क्या कर देते हैं, मार के भाग जाते हैं। उसको पता भी नहीं चलता कौन कौन मारा, क्या क्या हुआ। उसके बाद बोलता है अच्छा है, बताएंगे बताएंगे। अरे क्या बताओगे, पता ही नहीं चला है, पूरे क्लास को मारोगे। तो यही चीज हो गया क्या, यहाँ पे चीजें चलने लगी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में। इन नीतियों से हो ची मिन्ह को थोड़ी सफलता मिली, लेकिन वियतनाम में 2 सितंबर 1945 को लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हो गई। अंततः 1945 ईस्वी में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंद चीन या मतलब वियतनाम या लाओस या काम्बोडिया क्या हो गया, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, अभी ऐसा नहीं हुआ। ये चल रहा है वियतनाम की कहानी। ये मैं स्पष्ट कर दूं कि वियतनाम की कहानी चल रही है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं वियतनाम की कहानी, पढ़े, अभी लाओस और कंबोडिया जो है अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। लेकिन अभी वियतनाम की कहानी खत्म नहीं हुई। वियतनाम में अभी हो ची मिन्ह संघर्ष जारी है। हो ची मिन्ह की शक्ल दिख रही होगी आपको, तो ये देख लीजिए। हो ची मिन्ह जो है एक ही तरह से लगते हैं सब नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़े नेता हैं, इनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि एक पूरे देश का नेतृत्व करना, मतलब कि एक वियतनाम को क्या कर देना, इतने जटिलताओं के बीच, मतलब फ्रांस भी यहाँ पे अधिपत्य जमाना चाह रहा है, जर्मनी भी अधिपत्य जमाना चाह रहा है। अभी अभी देखिए आगे होता क्या है, अभी आगे अमेरिका भी हस्तक्षेप करेगा हिंद चीन में, मतलब वियतनाम में। ठीक है, अब देखिए ऐसी चीजें हो रही थी, तभी कुछ राज्यों जैसे कंबोडिया, लाओस, अन्नाम, सब में भी थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब कि हल्की फुल्की क्या हुई, चीजें ठीक होने स्टार्ट हुई। ठीक होने स्टार्ट क्या हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति थोड़ी बदली। इस तरह से बदली कि हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाने के लिए फ्रांस ने घोषणा किया कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। उसने खेल खेला, उसने सोचा कि चलो ना थोड़ा सा चॉकलेट देके क्या करते हैं, फुसलाने की कोशिश करते हैं किसको, हो ची मिन्ह को, या मतलब हिंद चीन के लोगों को। ठीक है, उसने बोला कि अपने डूबे साम्राज्य को बचाने के लिए उसने बोला कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को क्या करते हैं, एक यूनियन बना देते हैं, एक उपनिवेश बना देते हैं। ठीक है, अब लेकिन राष्ट्रवादियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर, लेकिन इसका कोई समझौता, कोई ये नहीं हुआ और अंततः 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता करना पड़ा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हनोई समझौता किसके किसके बीच में, फ्रांस और वियतनाम के बीच में। ठीक है, फ्रांस ऑलरेडी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, हिंद चीन के लोगों को औकात पता चल गई थी, हो ची मिन्ह को तो और औकात पता चल गई थी क्योंकि वो तो नेता ही थे, तो कहीं से भी वो फ्रांसीसियों के किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं थे। और अंततः क्या करना पड़ा फ्रांस को, हनोई समझौता करना पड़ा, किसके साथ, वियतनाम के साथ। और समझौता होते ही क्या हुआ कि वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई मान लिया गया और साथ ही माना गया कि यह गणराज्य जो हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में ही रहेगा। ठीक है, ऐसा मान लिया गया हनोई समझौता से। लेकिन फ्रांस की बुद्धि जो है खराब, ठीक है ना, बुद्धि विवेक क्या हो जाता है, मर जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है। अब ऐसा ही हाल था कि फ्रांस की महत्वाकांक्षी नीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और हनोई समझौता टूटा और पुनः हो ची मिन्ह का गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। हो ची मिन्ह फिर से उसी युद्ध पर आ गए, फ्रांसीसी सैनिकों को निकलते थे, मारते थे और फिर वापस हो जाते थे। गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट था। अब गुरिल्ला युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ, तमाम कोशिशों के बावजूद वियतनाम की स्थिति जटिल हुई और 1950 में हिंद चीन में 2 सरकारें बन गई लास्टली। कौन कौन सी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है ना, उत्तरी वियतनाम में ऑब्वियस सी बात है किसका सरकार होगा, हो ची मिन्ह का सरकार होगा। ठीक है, हो ची मिन्ह सरकार जो कि साम्यवादियों को सपोर्ट कर रही थी, साम्यवादी सरकार को सपोर्ट कर रही थी, तो हो ची मिन्ह की सरकार बनी। और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बनी बाओदाई की सरकार। बाओदाई की सरकार बनी, बाओदाई की सरकार बनी, लेकिन बहुत कम समय के लिए। लाओस एवं कंबोडिया में भी जो अब तक फ्रांसीसी नियंत्रण में स्वतंत्र की मांग कर रहे थे, उनको भी थोड़ा बहुत ये हुआ। अब देखिए, जैसे ही साम्यवादी सरकार बनती है कहां पे, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनती है, आंखें खुल जाती हैं किसकी, अमेरिका की। अमेरिका की आंखें खुल जाती है। क्यों भाई, क्योंकि 1945 गुजर चुका है और अब जो काम स्टार्ट हुआ है, शीत युद्ध का काम स्टार्ट हो गया है। शीत युद्ध स्टार्ट हो गया किसके किसके बीच में, अमेरिका, यूएसए और किसके बीच में, यूएसएसआर के बीच में। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्या स्टार्ट हो गया है, शीत युद्ध। अब शीत युद्ध का एक ही था, वैचारिक युद्ध था, और शीत युद्ध का एक ही मतलब है कि या तो साम्यवादी सरकार बनी रहेगी कहीं किसी देश में, या तो पूंजीवादी सरकार रहेगी।
जहां पे साम्यवादी सरकार बनेगी वहां पे अमेरिका क्या चाहेगा कि वहां पे साम्यवादी सरकार गिर जाए और पूंजीवादी सरकार क्या आ जाए, वापस सरकार में आ जाए। और जहां पे पूंजीवादी सरकार बनेगी वहां पे रसिया चाहेगा, मतलब सोवियत संघ चाहेगा, आज का रसिया, कि भाई वहां पे समाजवादी सरकार या साम्यवादी सरकार वहां पे क्या हो जाए, गठित हो जाए। अब इसी बीच के लड़ाई में जहां भी हिंद चीन में जो थोड़ी बहुत सफलता मिल रही थी, जो थोड़ी बहुत शांति थी, उसी समय अमेरिका का हस्तक्षेप होता है। और अमेरिका का हस्तक्षेप होते ही सबसे पहले मई 1954 में जनेवा समझौता हुआ, जहां पे हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुई और वहां पे बोला गया कि जनेवा समझौता द्वारा पूरा वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया, जो कि हनोई नदी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैप दिखा रहा था, यहाँ पे आपको दिख रहा है वियतनाम, और वियतनाम के जो यहाँ पे करीब करीब यहीं का इलाका जो है, आपको ये वाला इलाका जो है मैं बता दूं कि ये वाला इलाका यहीं से कहीं क्या गुजरती है, अपनी हनोई नदी गुजरती है। कौन सी नदी? हनोई नदी गुजरती है वियतनाम में। और हनोई नदी के उत्तर में जो है उत्तरी वियतनाम हो गया, और हनोई नदी के जो दक्षिण में है वो हो गया अपना दक्षिणी वियतनाम। अब देखिए खेल, अमेरिका कूद गया कहां पे भाई, अमेरिका कूद पड़ा है अब वियतनाम में। अमेरिकी हस्तक्षेप स्टार्ट हो गया है। अमेरिकी हस्तक्षेप स्टार्ट होना मतलब कि कहीं भी अगर अमेरिकी हस्तक्षेप हो जाता है ना, इतना याद रखना बच्चा कि जहां भी स्टार्ट हुआ ना अमेरिकी खेल, वहां पे सत्यानाश होना जरूरी है। आप देख लीजिएगा अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ लास्ट में, अभी अभी आपने देखा होगा एग्जाम्पल, अमेरिका वहां पे कूदा पड़ा था ना, ठीक है। और लास्टली क्या किया, अपने सैनिक को वापस लिया, और सैनिक को वापस लेते ही वहां की हालात जो हैं बहुत ही बुरे हो चुके हैं, दिख नहीं रहा है, तालिबानी सरकार वहां पे आ चुकी है, और वहां की महिलाओं का हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है, ठीक है ना। सारी स्वतंत्रताएं जो हैं शरीयत के हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वियतनाम में दो हिस्से हुए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। हनोई नदी से उत्तर जो है वो अपना उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों के हाथ में चली गई, और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थित सरकार बन गई, ठीक है। और जेनेवा समझौता द्वारा लाओस तथा कंबोडिया में वैध राजतंत्र तथा संसदीय शासन प्रणाली भी स्थापित कर ली गई। अब ये सब चीजें हो रही थी, चलिए मान लिया दो गुटों में बट भी गया, अब भी खुलबुली मची हुई है, खलबली मची हुई है। हो ची मिन्ह को चाहते हैं कि जो दक्षिणी वियतनाम है उसमें क्या आ जाए, साम्यवादी की सरकार आ जाए, और उत्तरी वियतनाम में अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं पूंजीवादियों की सरकार आ जाए। अब इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। जेनेवा समझौता से दो वियतनामी राज्यों का जन्म हुआ, उनके एकीकरण के लिए संघर्ष हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। दोनों का एकीकरण के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। अब अमेरिका और हो ची मिन्ह का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, और सरकारें पलटती रही। बार बार ऐसा होगा कि कभी होगा कि दक्षिण वियतनाम में कभी साम्यवादियों सरकार, कभी पलड़ा भारी रहेगा, कभी पूंजीवादियों का, मतलब कभी अमेरिका का पलड़ा भारी, तो कभी क्या है हो ची मिन्ह का पलड़ा भारी। तो अमेरिका की जिद और बर्बरतापूर्ण व्यवहार के कारण कुछ किस्से हुए, जिनमें मैं बहुत ही घटिया इस चीज को मानता हूं कि जब आप लड़ रहे थे अभी तक वैचारिक युद्ध, अगर आप शीत युद्ध के लिए लड़ रहे थे, आप पूंजीवाद के लिए लड़ रहे तो आप पूंजीवाद के लिए लड़ते ना। अगर हो ची मिन्ह अगर ऐसे ही लड़ रहा था तो लड़ते आप। आपने ये क्या किया, अब देखिए कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, रासायनिक हथियार का इस्तेमाल होता है। और रासायनिक हथियार ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ रासायनिक हथियार परमाणु से कम होता है। परमाणु बम इतना ही खतरनाक होता है कि इसमें रसायनों का इस्तेमाल होता है, और किसी भी इंसान के शारीरिक तंत्र को, ठीक है ना, आपका नर्वस सिस्टम से लेके और जितना भी मतलब कि जो भी सिस्टम होता है वो पूरे तरह से वो निस्तो नाबूद करने का पूरा क्षमता रखता है, ठीक है ना। रासायनिक हथियार को आप कमजोर मत समझिएगा। और उसमें भी एक जो हथियार है उस समय इस्तेमाल हुआ नापाम। क्या नाम है? नापाम। नापाम हथियार आया, और उसी प्रकार का हथियार था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर, गैसोलीन एक रासायनिक उपकरण है, उसके साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया गया कि जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। जो क्या करता था भाई, त्वचा से चिपक जाए और जलता रहे। अब समझिए एक ऐसा चीज छोड़ दिया जाए आपके वातावरण में जो कि आपके त्वचा से चिपक जाए और जलता रहे, जलाता रहे, ठीक है ना, गर्मी करता रहे, वो कितना गंदा लगेगा। ये देखिए एक औरत की तस्वीर है, इनकी तस्वीर है, वो जिंदा बची, और उनका देखिए उनकी चमड़ी का हालत क्या हुआ है। उनका चमड़ी देख रहे हैं आप, आपको देख के घिन आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन आप उस दर्द को समझिए कि वहां के आदमियों को इस नापाम रासायनिक हथियार से अमेरिका ने किस तरह का घाव दिया होगा, और कितने मतलब कि पीढ़ी तक आज तक उन लोगों को ये भुगतना पड़ रहा होगा। अब आगे देखते हैं, इसी यहीं पे नहीं रुका, एजेंट ऑरेंज करके एक चीज है, एक ऐसा जहर था एजेंट ऑरेंज, जिसको कि उसने प्लेन से क्या किया, वातावरण में, एनवायरमेंट में क्या कर दिया, फैला दिया। फैलाते ही क्या हुआ, वहां के जो पेड़ थे, वहां के जो खेत थे, वो क्या हो गए, खत्म हो गए। उसके साथ साथ
इतना ही नहीं था, वहां पे वो सारे पेड़ और पत्तियां जब लग जाएंगे, मर जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, खेत खेत बर्बाद होगा, आबादी बर्बाद होगा, वहां के लोग भूखमरी से मरने लगेंगे, वहां के जंगल कट जाएंगे तो वहां के लोग किससे, ऑक्सीजन की कमी होगी, वैसे मरने लगेंगे। तो एजेंट ऑरेंज यही था। और एजेंट ऑरेंज का नाम ऑरेंज क्यों रखा गया, कि ऑरेंज पट्टी वाले ड्रमों में इसको क्या किया जाता था, रखा जाता था। ठीक है, अब इस चीज से समझ लीजिए कि अमेरिका कितना बड़ा मतलब कि ये है। और आज आप मतलब कि आज भारत अगर कुछ करता है, चाहे थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ करता है तो ये गलत है, ये गलत है। अरे भाई, तुम कर चुके हो, तुम अभी भी कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना कि तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। ये एजेंट ऑरेंज, हो ची मिन, उसके बाद हो ची मिन मार्ग पर भी इसने पूरी भरपूर कोशिश, किसने, अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि हो ची मिन मार्ग को भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हो ची मिन में बहुत ही शातिर आदमी थे, और हो ची मिन मार्ग इस तरह से बनाया था उन्होंने, देखते हैं कहां से कहां गुजरता था। हनोई से चलकर, अभी मैंने हनोई बताया, हनोई नदी, हनोई से चलकर लाओस, और लाओस कंबोडिया, और लाओस के सीमा क्षेत्र गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक ये पहुंचता था हो ची मिन मार्ग। हो ची मिन मार्ग दक्षिण वियतनाम तक पहुंचता था, और इस क्षेत्र को, इस मार्ग को मिटाने के लिए अमेरिका ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये मिट नहीं सका, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक मार्ग बनाया था हो ची मिन ने, मतलब बहुत ही सुरक्षा कवच के साथ, और मतलब किसी भी चीज का इस पर असर नहीं पड़ता। ठीक है, अंततः अमेरिका मजबूर होकर वार्ता के लिए राजी होता है, और 1968 में एक पेरिस में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल द्वारा दक्षिणी वियतनाम को मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है, और वियतकांग सरकार के गठन की घोषणा की जाती है, और रूस और चीन इसकी मान्यता दे देता है, क्योंकि रूस और चीन साम्यवादी सरकार को मान्यता देना चाहता था, और वहां पे वियतकांग की सरकार आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे साम्यवादियों की सरकार आ चुकी है, और रूस और चीन की मान्यता मिल जाती है। इसी बीच क्या होता है, सबसे बड़ी घटना घटती है कि हो ची मिन की मृत्यु हो जाती है। हो ची मिन की मृत्यु करीब करीब वही 1937-38 के करीब क्या हो जाती है, 1968-69 के करीब हो जाती है। 69 के करीब हो ची मिन की मृत्यु के बाद गहरा झटका लगता है साम्यवादियों को, उनको लगता है कि हिंद चीन में क्या हो जाएगा, अब राष्ट्रवादी संघर्ष नहीं चल पाएगा। लेकिन हो ची मिन का जो लास्ट उनका सपना था, यही था कि हो ची मिन को क्या, मतलब हिंद चीन को क्या कराना है, पूरा आजाद करवा देना है। और इस चीज को उसके कार्यकर्ताओं ने, उनके फॉलोअर्स ने इसको पूरी तरह से जारी रखा, और संघर्ष जारी रहा। अंततः क्या हुआ कि अमेरिकी असफलता को देखते हुए, वियतनामी एकीकरण को देखते हुए, अब चीज क्या होने लगी, अभी तक जो अमेरिकी चीजों को समर्थन कर रहा था कौन, वहां का हॉलीवुड, वो अब मूवी बनाने लगा किस पे, कि अमेरिका की बर्बरतापूर्ण, क्योंकि उसने भी देखा कि एजेंट ऑरेंज, नापाम जैसे रासायनिक हथियार का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके खिलाफ, बेजुबान जनता के खिलाफ, निर्दोष जनता के खिलाफ। तो इसके लिए हॉलीवुड ने भी इसका क्या किया, पूरी तरह से उस सरकार को क्या किया, पूरी तरह से आलोचना की, और आलोचना करते हुए लास्टली क्या देखोगे कि अंतरराष्ट्रीय दबाव हुआ, और सबसे बड़ी बात जो हुई, माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना ने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। वहां का वियतनाम में एक गांव था, कौन सा, दक्षिण वियतनाम का एक गांव था माइली गांव। दक्षिण वियतनाम में अभी भी किसका सरकार है, अमेरिकी सरकार है, लेकिन फिर भी वहां पे भी क्या हो रहा है, लोगों को दबाने के लिए क्या किया जा रहा है, वहां की आवाज उठा रहे हैं कि हमको साम्यवादी सरकार या मतलब कि शांतिपूर्ण सरकार बना दीजिए। तो इसके लिए भी अमेरिका राजी नहीं था, और वहां की माइली नाम के गांव को उसने क्या किया कि पूरे गांव को ही बर्बरतापूर्ण हद पार करके अमेरिका ने बंधक बनाया, वहां की महिलाओं के साथ उसके सैनिकों ने बलात्कार किया, और उसके साथ साथ पूरे गांव को जला के क्या कर दिया, राख कर दिया। अब समझ लीजिए कि पूरे गांव को क्या कर दिया गया, जला के राख कर दिया गया। ये क्या है, ये मतलब कि एक जानवर पंथी का क्या कह सकते हैं, प्रकाष्ठा आप कह सकते हैं, ऊपर तक पहुंच गया। लेवल देखिए अमेरिका का, ठीक है ना। और बात करते हैं बड़ी बड़ी, नए राष्ट्रपति निक्सन आते हैं, निक्सन चुनाव जीत के आते हैं, निक्सन शांति के लिए 5 सूत्री योजना करते हैं। ये भी अपने मतलब कि गोल मटोल बातें करते हैं 5 सूत्री योजनाओं में, आप पढ़ेंगे तो, लेकिन असफल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, वार्ता जारी रही, बमबारी भी होती रही, जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। इससे भी तुलना आप कर सकते हैं कि अमेरिका ने जो वियतनाम में जितने बम फेंके, वो परमाणु बम जो है ना, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिरा था, कहां, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पे, उससे भी ज्यादा विध्वंसक ये बम था। ठीक है ना, इतना बम गिराया गया यहाँ पे। और अंततः 27 फरवरी 1913 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई, और समझौता हुआ। और समझौता की मुख्य बात यही हुई, युद्ध समाप्ति के जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, आप 60 दिन के भीतर आप अमेरिकी सैनिक को लेकर क्या भाग जाएंगे आप यहाँ से। ठीक है ना, अमेरिका को भगा दिया गया, भाग यहाँ से, और उत्तर और दक्षिण वियतनाम सलाह करके एक होंगे, और अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। बोला गया कि वियतनाम में जितना आपने नुकसान किया है ना दोस्त, है ना, बहुत बड़े दानी बनता है ना, आप दान दीजिए, आप
वियतनाम को, पूरी जनता को क्या कीजिए, आप गोद लीजिए और जितने लोगों को तकलीफ हो रही है ना, सबको फाइनेंशियल मदद कीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल मदद करने की बात हुई और युद्ध लास्ट में समाप्त होते हुए 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ। समझिए, फ्रांस के प्रभुत्व से स्टार्ट करके अमेरिकी हस्तक्षेप तक आते आते 1975 तक आते आते बेचारा वियतनाम जूझता रहा और 1975 में आके उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन सफल रहा। अब देखिए, मैंने एक आंकड़े के अनुसार जो आपकी किताब में दिया हुआ है, अलग से आपके लिए लिखा है कि एक युद्ध में कितना नुकसान होता है। इतना याद रखिएगा कि बहुत जोश जोश में आदमी क्या बोलता है कि मार के फाड़ दो, मार के खत्म कर दो। अरे भाई, पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, ये कर दो, चाइना को बर्बाद कर दो। अरे भाई, चाइना को बर्बाद कर दो कि तुम नहीं बर्बाद होगे? पाकिस्तान को बर्बाद करो, तुम नहीं बर्बाद होगे, तुम्हारी भी जनता बर्बाद होगी ना। हिंसा हर एक चीज का ये नहीं होता है। अब देखिए ना, अमेरिका करता है ना, अमेरिका ने किया ना, इतना 9,855 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। 9,855 करोड़ डॉलर अगर ये किसी देश के मतलब भूख को मिटाने में या गरीबी को मिटाने में अगर यूज हुआ होता कितना अच्छा होता। उसके अलावा सर्वाधिक व्यय अमेरिका का ही हुआ। अमेरिका के सैनिक जो मारे गए 56,000 सैनिक, 56,000 सैनिक रखना अच्छी बात है, लेकिन बेकार का, कहीं भी युद्ध में भेज के 56,000 सैनिकों को मरवा देना, ये कहां का। अगला, घायल सैनिक 3 लाख हो गए। उसके अलावा दक्षिण वियतनाम के सैनिक जो मारे गए 18,000। वियतनाम के भी सैनिक कम नहीं मारे गए, 18,000 मारे गए। इनसे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी है। अमेरिका के हेलीकॉप्टर था, टैंक जो नष्ट हुआ 4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक क्या हुए, नष्ट हुए। और समझ ले कितना आर्थिक नुकसान होता है ना। आज मोदी सरकार या मतलब जो भी हमारी सरकार है उतना डिफेंस पर खर्च कर रही है, शिक्षा पर उतना खर्च नहीं है, स्वास्थ्य पर उतना खर्च नहीं है जितना डिफेंस पर खर्च है। किस लिए भाई, किस लिए? इसी के लिए 4800 टैंक नष्ट होगा और 3600 टैंक नष्ट होगा, राफेल उड़ा के। अब क्या, हाँ, डिफेंस के लिए आपने रखा है, अच्छी बात है। अब भारत की तो एक अच्छी बात है कि भाई वो कभी भी अटैक करना चाहता नहीं है, लेकिन होगा तो हमको बचाना होगा, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे जगह अमेरिका के जैसे कहीं भी जाके क्या करिए, बॉम्ब फोड़िए और टैंक को अपना नुकसान कीजिए, अपने आर्थिक हानि पहुंचाइए। तो इस तरह से जो है पूरा जो चैप्टर अभी मतलब पूरे चैप्टर का पहला हिस्सा जो था, वियतनाम की जो स्वतंत्रता संघर्ष था, वियतनाम को स्वतंत्रता मिल गई 1975 में जाके, हमने अच्छे से बताने की, पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है। अब अगला जो लेक्चर होगा अपना लाओस और कंबोडिया पर, ठीक है। लाओस और कंबोडिया में किस तरह से स्वतंत्रता संघर्ष चला, राष्ट्रीयता वाली संघर्ष चला, इस चीज पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए और आगे शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। बाय।